Good morning, children. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. आई एम वेरी मच डिलाइटेड। सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लो एक सेकेंड के लिए, ताकि आपका सुंदर सा प्रेजेंटेबल चेहरा मेरे स्क्रीन पर आ जाए और मैं एनर्जी फील करूँ। ठीक है, तो विद द चिर्पिंग वॉइस ऑफ माय स्टूडेंट्स, ओके, आई सी दैट यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा, नो इशू। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो हम बातें कर रहे थे कि हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स। सो फार वी हैव कवर्ड first lesson of microeconomics, and in that lesson we have studied about the definitions and father of the economics. ओके, माइक्रो और मैक्रो दो भागों में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने दोनों के डिफरेंसेस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने जानकारियां ली, और इसके बाद हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी उसके बारे में चर्चा किया। और उन प्रॉब्लम्स को मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट टू रिलेट विद योर डेली लाइफ, और उसमें हमने फोकस किया व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ एंड whom टू प्रोड्यूस। इन तीन बातों की हमने चर्चा की। एंड अगेन द सेम थिंग, जो प्रॉब्लम हमारे घर में हम जिस तरीके से उसको डील करते हैं, सेम वे इकोनॉमिस्ट इज ऑल्सो डीलिंग एट अ मैक्रो लेवल, उसको वो डील करने का प्रयास करता है। तो इकोनॉमी की जो सेंट्रल इश्यूज है उसके बारे में जो हमने चर्चा किया, और इसके बाद उसी सेम थिंग जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी, उसको हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया, और हमने एक वर्ड, बड़ा प्यारा सा वर्ड पढ़ा जिसका हमारे जीवन से बड़ा ही गहरा संबंध है, और उसको हमने नाम दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। और ये एक इतना प्यारा वर्ड है जो हमको बताता है कि in our life, in our academics life, or whatever the different aspects of life are, this word is very much related. Yes, of course we are relating it to प्रोडक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन प्रोडक्शन हैज डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम उन सारे पैरामीटर्स को एक काउंसलिंग के अंदाज में भी हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को। इसके बाद हमने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड, बहुत ही सुंदर वर्ड, जिसको हम अपने जीवन में बार बार देखते हैं। जैसे आप अगर मैथ्स लेते हो तो आप कॉमर्स को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी खोते हो। मेरे बैंड, अगर आप मैथ्स लेते हो तो हिंदी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी खोते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज में अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की अपॉर्चुनिटी खोते हो, और इकोनॉमिक्स लेते हो तो ह्यूमैनिटीज के बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की अपॉर्चुनिटी खोते हो। तो उसी को हमने इकोनॉमिक्स में एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट तो लगेगा ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, वहाँ प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन में खर्चे होते हैं। तो ये सारे जो है ना, तो ये सब सारी चीज़ों की हमने चर्चा किया। इसके बाद हमने एक और छोटा सा बड़ा प्यारा वर्ड, मार्जिनल, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया। अब उसमें जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई, अब मार्जिन लग गया, तो बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट चेंज आता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। तो इस तरीके से करते 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 हमने इकोनॉमिक्स के पहले लेसन से अपने आप को मुक्ति प्रदान किया। बच्चे कुछ खुश हुए होंगे, कुछ नाराज भी हुए होंगे। कोशिश तो मैंने किया कि खुश रखूं, लेकिन बच्चे ही हैं, उनकी इच्छा होती है नाराज होने की, टीचर से तो नाराज भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कभी कभी क्या कहते हैं, रेमेडियल क्लास लेते हैं, कि जो बच्चे छूट गए होंगे, जिन्होंने घर में पढ़ा नहीं होगा, जिनको लगता है कि बिना किताब खरीदे सब कुछ हो सकता है, जिनको लगता है कि वीडियो लेसन से सब कुछ हो सकता है, तो वैसे बच्चे मार्जिनलाइज हो जाते हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो मैं सारे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप सारी किताबें परचेज कर लीजिए, टाइम से लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और आपके जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस माइक्रो इकोनॉमिक्स को हटाता हूँ और हम स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये हमारा प्यारा सा आज का टॉपिक है, और इसको हम देखने का प्रयास करें। लेकिन स्टैटिस्टिक्स से जाने से पहले थोड़ा सा हमको ब्रीफ में जानने की जरूरत है। सो मेरा क्वेश्चन पहला है कि व्हाई डू पीपल इन दिस वर्ल्ड वर्क? देखो भाई, काम वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है क ख, क से करो और फिर ख से खाओ, तो करना है फिर खाना है। लेकिन यहाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाई डू पीपल इन दिस वर्ल्ड वर्क?
लेकिन करते क्यों हैं? तो उसके जैसे एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ओके, निकिता पढ़ो बेटा, व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन? निकिता, समय निकिता Another. को पहले पढ़ लेने दो बेटा। निकिता बेटा, Sir, what I have to read? या स्टार्ट रीडिंग। Sir, from example. या First, a farmer plows his field. Second, a labor works in a factory. Third, a shopkeeper sells his good in his shop. Fourth, a teacher teaches in the classroom, and so on. They all work to earn livelihood. ओके Conclusion. ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उन एग्जाम्पल्स में कुछ एक्टिविटीज की चर्चा की गई है। ठीक है, एंड वी ऑल सी a large number of activities in our surroundings. Okay, so all these activities, why do people do? And the answer is they all work to earn livelihood. ये सारे लोग जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं उसका एक पर्पस है कि वो लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? पहला, एट द रेट लिखा है मैंने, ऑल पीपुल इन दिस वर्ल्ड वर्क टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड डिजायर्स। सारे लोग इस दुनिया में जो भी काम, हम एक क्वेश्चन को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाई डू पीपल इन दिस वर्ल्ड वर्क। तो पहला हमारा क्या है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड वर्क टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड डिजायर्स। सब लोग अपने वांट्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकलता है? टू सेटिस्फाई वांट्स एंड डिजायर्स ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स गुड्स एंड सर्विसेज। टू सेटिस्फाई वांट्स एंड डिजायर्स ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स गुड्स एंड सर्विसेज। अपने वांट्स और डिजायर्स को वो किससे सेटिस्फाई करते हैं? तो गुड्स और सर्विसेज, जो भी हमारे जिन जिन भी वस्तुओं को हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है कमोडिटीज। ठीक है, तो हम कमोडिटीज को यूज करते हैं और हम उससे सेटिस्फैक्शन पाते हैं। ओके, so goods and services required for the satisfaction of human wants can broadly be classified into two groups. अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कम्युनिटीज हैं, इनको ये जो हम जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं, इनको दो ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, आर्थिक वस्तुएं और अनार्थिक वस्तुएं, इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक। अप टू दिस पॉइंट एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, सो हाँ बोलो बेटा। ओके, चलिए, तो इकोनॉमिक गुड्स, उसके कुछ फीचर्स होंगे। हाँ, अब हम देखने का प्रयास करेंगे जो आपने पिछले स्लाइड में देखा, इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है। तो पहला हमारा है इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स, दे आर स्केयर, हाँ, एंड दे कमांड प्राइसेस। मतलब स्केयर का मतलब क्या हुआ? स्कैरसिटी, इट इंडिकेट द वर्ड स्कैरसिटी। मतलब जिनकी संख्या, जिनकी आपूर्ति, जिनकी डिमांड तो है लेकिन उनकी सप्लाई नहीं है। स्कैरसिटी का मतलब हुआ कि डिमांड के रेशियो में सप्लाई का नहीं होना। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जितनी डिमांड है, जैसे मैं कहूँ कि समोसा, अगर मैं 5 समोसाज आई ब्रिंग एंड 5 समोसाज एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल 32 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये 32 बच्चे अगर हैं और 5 समोसा है, तो क्या होगा? समोसाज आर इन स्केयर, ये स्कैरसिटी है इसकी, बिकॉज डिमांड इज मोर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर एंड समोसाज आर लेस। आर्गुमेंट, तो स्केयर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। दे कमांड यस प्राइस। सर, अंडरस्टूड। और इकोनॉमिक गुड्स की क्या विशेषता होती है बेटा? कि उसमें प्राइस होता है, हर चीज की प्राइसिंग होती है। समोसा फ्री में नहीं मिलेगा, इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कि साहिल कुमार ने हाथ फैलाया ऊपर से समोसा दे के आ गया। ठीक है, निकिता अरोड़ा ने हाथ फैलाया ऊपर से समोसा आ गया। ठीक है, और भी हमारे जो बच्चे हैं, शरद मिश्रा जी ने हाथ फैलाया और समोसा दे के आ गया। नो, you have to pay prices for this, so that's what it is called the command prices. तो इकोनॉमिक गुड्स स्केयर होता है, इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है डिमांड की तुलना में, और उनकी कुछ ना कुछ प्राइस होती है। ठीक है, जैसे
अब इकोनॉमिक गुड्स की बात करें तो हम सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक गुड्स का वो मतलब आप मत लगाइए जिसको हम टेंजिबल, इसलिए कमोडिटीज इज अ बेटर वर्ड, जिसमें कमोडिटीज में गुड जो जिस सेंस में हम गुड्स यूज करते हैं जनरली उसमें वो टेंजिबल होता है और सर्विसेज में इनटेंजिबल होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सर्विसेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो डॉक्टर्स, टीचर्स, कॉबलर, ये हम उनकी सर्विसेज को हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, स्पर्श करने वाली चीजें नहीं होती हैं। डॉक्टर की सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, डॉक्टर की सर्विस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, दूसरा हमारा है जो हमने अभी क्लासिफाई किया, उसमें नॉन इकोनॉमिक गुड्स, जिसको हम फ्री गुड्स भी कहते हैं। उसके कुछ फीचर्स हैं, वो क्या है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगी श्रेया झा। श्रेया झा, अगर माइक सिस्टम ठीक नहीं है तो आज मैं चांस देता हूँ वरुण को, वरुण शर्मा जी। Yes, sir. Non-economic goods or free goods. Features: they are available in plenty. They don't command any market price. For example, air, sunshine, rain, etc. वेरी गुड। तो वरुण शर्मा ने कहा कि दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब इनकी मात्रा क्या है ना, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहली Yes, बात तो प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा। डोंट कमांड एनी मार्केट प्राइस, इनकी मार्केट प्राइस नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि आजकल सनशाइन को भी बेचा जा रहा है। ठीक है, हाई राइजिंग अपार्टमेंट्स के नाम पर, है ना, कहीं ना कहीं प्राइसिंग होने लगी है, लेकिन बाई एंड लार्ज इसको मान के चलो कि ये फ्री, आपको आपको सूरज के प्रकाश की कीमत है तो आप फिर खुले फील्ड में जाइए, नोबडी गोइंग टू चार्ज इट। ओके, तो आप एयर है, आप एयर ब्रीथ करते, कोई चार्ज नहीं है, रेन है कोई बार फ्री। सो ये क्या है कि हम इसको नॉन इकोनॉमिक गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई मार्केट में सेल नहीं हो रहा है। जैसे हम इकोनॉमिक गुड्स से अगर हम कंपेयर करें तो इसको मार्केट, दे आर नॉट मार्केटेबल गुड्स, ये मार्केटेबल गुड्स नहीं है, मतलब मार्केट में इनको सोल्ड आउट नहीं किया जाता है। तो ऐसे गुड्स को हमने क्या कहा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स की श्रेणी में रखा। ठीक है, अब आपको नोट करने वाली जो बात है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। मोस्ट ऑफ द गुड्स नीडेड बाय अ मैन आर इन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। हम अपने आसपास जो कुछ भी गुड्स यूज करते हैं, वॉट एवर द गुड्स वी आर यूजिंग, वो जनरली किस कैटेगरी की आती है, इकोनॉमिक गुड्स। मतलब क्या, दे आर मार्केटेबल गुड्स, मतलब वो मार्केट में सोल्ड आउट होती है गुड्स, उनकी कुछ प्राइसेस होते हैं, दे कमांड प्राइसेस। ओके, दूसरा पॉइंट है, दे आर जनरली इन शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड्स। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जिसकी भी प्राइसिंग होगी, इफ एनी गुड इज प्राइस्ड और एनी गुड विच इज मार्केटेबल गुड्स, मार्केट में आने का मतलब ये प्राइसिंग होना। तो इफ अ गुड इज अ मार्केटेबल गुड्स, इसका मतलब है कि दे आर शॉर्ट इन सप्लाई, डिमांड की तुलना में उसकी सप्लाई कम है। Hence, a man keeps himself engaged in different economic activities. मनुष्य अपने आप को बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब समझो कि ऐसी एक्टिविटीज जिससे कुछ पैसे की प्राप्ति हो जाए, रिम्यूनरेशन मिल जाए, सैलरी, वेजेस, है ना, कुछ लाइवलीहुड का एक साधन, मीन्स मिल जाए। ठीक है, तो ये ऐसी सारी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो hence a man keeps himself engaged in different economic activities in order to get various economic goods। और इन्हीं सब गुड्स की तलाश में मनुष्य जो है क्या करता है, करता है, करता है और करता ही चला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको इकोनॉमिक गुड्स मिल जाए। कैसे मिलेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिलेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स मिलेंगी तो क्या होगा, उसके वांट्स और डिजायर्स का सेटिस्फेक्शन होगा। तो काम क्यों किया जाता है, इकोनॉमिक गुड्स की तलाश में, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आती है। ठीक है, राइट? yes, sir. समझ में सबको आ Yes, रहा sir. Yes, sir. है? निकिता बेटा समझ में आ रहा है? सोनी, सुरभि, Yes, sir. दीपक, आदित्य, Yes, sir. अनीसा। ओके, चलो चलो, इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा आज का टॉपिक था, हम उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है,
तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिसको पढ़ेंगी अनुष्का। अनुष्का पढ़ो बेटा। What is statics? Systematic treatment of quantitative expression is known as statistics. ओके, तो आपने कहा कि सिस्टोमेटिक, तो सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को अंडरलाइन कर लेंगे, इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। मतलब कोई भी चीज अगर क्वांटिटी में, संख्या के रूप में अगर एक्सप्रेस की जा रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल संख्या के रूप में, है ना, तो कुछ चीजें हम समय के साथ पढ़ेंगे, उसके नीचे के पॉइंट में लिखा भी हुआ। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, पहली बात तो है कि ठीक है भाई, संख्या में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नॉट ऑल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस आर स्टैटिस्टिक्स। जितनी भी चीजें संख्या में हो उनको हम नहीं कहेंगे, उसको हम नहीं कहेंगे क्या स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा हो या कोई जरूरी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। जो हमारा स्टैट है उसका विभाजन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम इसका विभाजन, तो इसको हम दो तरीके से हम डिफाइन करने का प्रयास करें। Division of statistics in हाँ, plural sense, in singular sense. ठीक है, एक तो प्लूरल सेंस में है, जैसे आप जानते हो ना कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और एक बच्चे से पूछा गया कि वचन कितने प्रकार के होते, तो उसने बोला 4 वचन। कैसे भैया, तो बोला कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अमिताभ बच्चन। गेटिंग पॉइंट। तो आप लोग क्या कहोगे कि स्टैटिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के रूप में। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, एंड सिंगुलर सेंस में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। दिमाग में बैठाना कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन ऑल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है। अब इस प्लूरल सेंस में हॉरेस सेक्रेस्ट के शब्दों में उन्होंने कैसे डिफाइन किया, अब इसको जानने के लिए हम चलते हैं शरद मिश्रा के पास। शरद मिश्रा, आप अगली आवाज शरद मिश्रा की होगी। चलिए, शरद मिश्रा। अगर शरद नहीं है तो साहिल गौतम। अगली आवाज साहिल गौतम की। आई विल गिव द चांस। चलिए, साहिल गौतम भी नहीं है तो अगली आवाज सोनी की आवाज होगी। सोनी बेटा, सोनी, सोनी बेटा। चलो चलो बेटा, चलो श्रेया झा पढ़ो बेटा। Yes, sir. In plural sense, definitions of statistic. By post-scarcity, statistic is the aggregate of facts affected to the marked extent by the multiplicity of cause, numerically expressed, Causes, multiplicity or of causes। बोलो हाँ, आगे बढ़ो बेटा। yes, sir, estimated according to reasonable standards of accuracy collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in a relation to each other. ओके, तो श्रेया झा ने हमें बताया, एंड व्हाट शी टोल्ड दैट स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है और ये बहुत सारे कॉजेस से प्रभावित होता है। ठीक है, देखो मैंने कुछ वर्ड्स को, कुछ अल्फाबेट्स को, कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया है, उसको डार्कन किया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इसको न्यूमेरिकली मतलब नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, इसका जो एस्टिमेशन किया जाता है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक मतलब उसके एक पैरामीटर से कुछ उसका स्टैंडर्ड है, उस चीज को हमको फॉलो करना है। ठीक है, उसको उसको फॉलो करने के लिए कुछ फार्मूलाज हमको हमारे पास होंगे, उसके साथ हमको इसको अडॉप्ट करना। कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर, स्टेप बाय स्टेप हमको इसको फॉलो अप करना है। फॉर ए डिटरमाइंड पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, और एक दूसरे से
से एक अन्योन्याश्रय संबंध, एक दूसरे से रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। हम इसको आगे समझने का प्रयास करें। हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट है जिसको हमको एक्सप्रेस करना है, स्टैटिस्टिक्स इज अ व्हाट, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, इफ इट इज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हो जाएंगे तब वो इसका हिस्सा होगा। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने का हम प्रयास करते हैं। जैसे पॉकेट एक्सपेंस है, शरद का पॉकेट एक्सपेंस, ठीक है, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ शरद, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ साहिल गौतम, साहिल कुमार। तो पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ शरद ड्यूरिंग अ मंथ इज 50 रुपीज। मान लो 50 रुपीज है मेरे भाई, मान लो कि 50 रुपीज है शरद का पॉकेट एक्सपेंस। ओके, तो हम इसको स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं मानेंगे। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप स्लाइड्स को देखें, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। इस डिफिनेशन के अनुसार शरद के द्वारा 50 रुपए का जो एक महीने में जो एक्सपेंस है, पॉकेट एक्सपेंस, उसको क्या होना चाहिए था, उसको स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ शरद, ऑफ वेदा, ऑफ दीपक, सुरभि, सोनी, निकिता, ठीक है, और इनके पॉकेट एक्सपेंसेस हैं 50, 60, 70, 80, 90, कुछ भी हो, है ना, एक नंबर ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू, देन इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आर यू गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट No, sir. किसी बच्चे को? So, Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. हाँ, जिसको समझ में आया जरा बता दो बेटा, मैं क्या बताया। बताओ बेटा, मैंने क्या बताने का प्रयास किया। मैंने ये कहा, जब समझाने का प्रयास करो बेटा, गलतियां आपसे होंगी, उन गलतियों से आप ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। इसलिए कभी ऐसा मत सोचा करो कि व्हाट पीपल विल थिंक। सोचा करो ये सोचकर क्या कर लेंगे। ग्रोथ का एक फॉर्मूला लिख लो कि लोग क्या सोचेंगे इज अ इंडिकेशन ऑफ फेलियर। लोग सोचकर क्या कर लेंगे इज अ इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। ठीक है, अब ये नहीं कि हम हर चीज जो भी बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं। अब इसको नहीं कि हम किसी को झापड़ मार दिया और कहा कि सोचकर क्या कर लेंगे, लड़ाई कर लिया सोचकर क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट दैट। ओके, पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। उसमें एक स्टेटमेंट आया कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। हमने ये बताने का प्रयास किया कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दो इट इज अ फैक्ट दैट स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जैसा कि आप पिछले स्लाइड्स में देख भी रहे हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। लेकिन दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉट ऑल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस आर स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ दूसरे पॉइंट को फोकस कीजिए कि कोई भी एक स्टेटमेंट, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं है। अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। और जो ग्रुप में है वो स्टैटिक का हिस्सा है। अब वो ग्रुप में है तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए हमने क्या लिया, पॉकेट मनी ऑफ शरद इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट पॉकेट मनी ऑफ निकिता, पॉकेट मनी ऑफ सोनी, सुरभि, दीपक एक्सेट्रा। Yes, sir. ठीक है, अब इनके द्वारा जो खर्च किए गए 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है, वो नाम और नंबर, ये एक जो मिलकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं कई बच्चों के, तो वो इस स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होगा। तो ये बात समझ में Now आई? understood.
किसकी आवाज थी ये? सर वरुण। ओके भाई, वेरी गुड। चलो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, अभी यहाँ पर ही आ जाए। चलो दूसरा पॉइंट हमारा है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। यहाँ लिखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं है। मेरे पॉइंट आइसोलेटेड में समझ लो ना, आई एम लिविंग इन आइसोलेशन, आई एम इन हॉस्टल, आई एम इन आइसोलेशन। Some students they might have joined yesterday or today, they might be feeling isolation. No, you should not Yes, feel. sir. ठीक है, आइसोलेशन फील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं फील ही नहीं होने दूंगा। उनको लगेगा ही नहीं कि मैं वो इस स्कूल के पुराने स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, निकिता आर यू फीलिंग? वरुण, Yes, sir. Yes, sir. नो सर। हाँ, मेरे साथ फील हो रहा है क्या कि आप आइसोलेटेड हो? नो सर, नॉट एट ऑल। ओके, चलो No, थैंक sir. यू। ओके बेटा, तो आप स्टैटिस्टिक्स जो है ये नॉट आइसोलेटेड फैक्ट्स, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है, और ये प्रभावित भी होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारा जो इसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है, हम मान लो मिकिता के यहाँ 5,000 का आता है, 5,000। ठीक है, आदित्य के घर में 4,000 का आता है, वरुण के घर में 6,000 का आता है। अब गेटिंग पॉइंट। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल को मिकिता के घर का अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो हो सकता है कि इसके यहाँ एसी का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, ठीक है, इसलिए आता हो सकता है वरुण की अपनी शॉप हो, कुछ कॉमर्शियल चीजें यूज करते हो, इस वजह से ज्यादा आता हो। ठीक है, और भी उसमें कारण होंगे। मिक्सर के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्रिज की वजह से आ सकता है, टीवी की वजह से आ सकता है, म्यूजिकल सिस्टम की वजह से आ सकता है, ओवन की वजह से आ सकता है, एसी की वजह से तो आएगा ही आएगा, फैन लाइट वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एक फिनोमेना है, एक घटना है। ठीक है, और उसको इस कंजम्पशन को, ये कंजम्पशन जो का जो एक्सपेंडिचर आया, ये बहुत सारे कंजम्पशन पैटर्न की वजह से आ रहा है। इट इज अफेक्टेड बाय कंजम्पशन एंड एज वेल एज जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 5,000 में हो सकता है कि वरुण आदित्य 4,000 पे करता हो और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो, और निकिता जो दिल्ली में रहती है उसका इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज्यादा हो, और उसके यहाँ बाकी जो अप्लायंसेस है उसकी वजह से हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, हाँ, जो बिल आया, उस बिल के को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम 5,000 का एक स्टैटिस्टिक्स बनाए, एक फिगर आउट बनाए, तो हम लिख सकते हैं एसी का उसमें 2,000 रुपया कंट्रीब्यूशन, इसका 100 का, इसका 50 का, एक ये स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट्स क्या है, आइसोलेशन में नहीं है, इसे बहुत सारे फैक्ट्स आ गए, फिगर्स आ गए, ग्रुप में आ गए, तो एक बन गया एक पॉइंट। तो ये आइसोलेशन में नहीं होता, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आई एम नॉट गेटिंग द वेरी इंकरेजिंग वर्ड्स। बोलिए। बोलिए, समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, यस सर, sir. आ रहा है। Yes, sir. आई वॉन्ट चिरपिंग साउंड्स, है ना, जैसे चिड़ियों की आवाज होती है ना बेटा, घोंसले में जब चिड़िया आती हैं तो कैसे चिरपिंग साउंड होता है, तो वही बच्चों की आवाज मुझे चिरपिंग साउंड की तरह लगता है ना, जब डिसिप्लिन में हो। तो फिर नहीं तो फिर मुझे भी तो हिटलर बनना आता ही है ना बेटा। पॉइंट, ठीक है, चलो अच्छा लगा। चलिए तीसरा हमारा जो पॉइंट है, जो आपके इस डेफिनेशन से निकल कर आता है, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जिसको आपने, ठीक है, ट्रीटमेंट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्गुमेंट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, अब जैसे आपने कहा
क्वांटिटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटिव एक्सप्रेशन। दूसरा पॉइंट कहता है नॉट ऑल क्वांटिटिव एक्सप्रेशंस आर स्टैटिस्टिक्स। तीसरा पॉइंट में हम दोनों पॉइंट का मिक्सचर देखने का प्रयास करेंगे। ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। तो दो तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जैसे हम आपने पढ़ा होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर है। तो ग्रोथ टॉक्स अबाउट क्वांटिटिव इंक्रीजमेंट, क्वांटिटिव इंप्रूवमेंट्स। जैसे कहते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट जब अभी इस बार का जो डेटा देखोगे ना 20.1 ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप इन जीडीपी, क्योंकि अब रिकवरी हो रही है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है। यस सर। तो भारत की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त ये न्यूज है, आपने सुना है, आपने फोकस किया है इस पर? यस सर। किसने फोकस किया, जरा नाम बताओ बेटा, किन किन बच्चों ने बोला यस? सर वरुण। वरुण ने। और सर वो आरबीआई की न्यूज आई थी। अरे वाह, शाबाश वरुण। तो अब यू आर अपॉइंटेड एडिटर इन चीफ, ओके। चलो मैं अभी से आपको बताता हूँ एडिटर इन चीफ। एक इकोनॉमिस्ट की हम पत्रिका निकालने वाले हैं और आप उसके एडिटर इन चीफ हैं, बना दिए गए। और आपको हेल्प करने के लिए हम आपकी टीम को सपोर्ट करेंगे, अभी तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पर, ठीक है। और ये सब काम, ये सब आप जब इकोनॉमिस्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे, जब वाइवा दोगे, ये सारे Yes, sir. वैल्यूज आपके काउंट होंगे। तो यू आर एडिटर इन चीफ, तो आपको कैसा लगा एडिटर इन चीफ बनकर? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए ठीक जी है। सर। हाँ, बैकग्राउंड से जिनके भी आवाज आ रही है बेटा उसको थोड़ा देख लेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स, जैसे मैं कहूँ कि मिकिता इज अ गुड गर्ल, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अनुष्का इज अ वेरी डिसिप्लिन गर्ल, श्रेया झा इज वेरी डिसिप्लिन गर्ल, वैष्णवी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ओके। चलो, बहुत सारे स्टेटमेंट बहुत सारे बच्चों के बारे में दिया जा सकता है। तो हमने कुछ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स की बात, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स, बट ये ध्यान रखें कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में नहीं है, अनलेस दे आर सपोर्टेड बाय नंबर्स। अंडरलाइन, पॉइंट टू बी अंडरलाइन। रिपीट कर रहा हूं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर सपोर्टेड बाय नंबर्स, जब तक वो नंबर्स के द्वारा सपोर्ट नहीं कर दिए जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर वेरी गुड इन स्टडीज, स्टूडेंट्स ऑफ 11th ई आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज। स्टडीज का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑनेस्टी को हम एक मेजरेबल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ई आर गुड इन स्टडीज, दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ statistical statement. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. But when statements we read like this, what कि नंबर में थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूं क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है 31 स्टूडेंट्स दे गॉट 99 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओनली वन स्टूडेंट गॉट 98 ठीक है, ओके। मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, ठीक है। बट व्हेन वी से दैट 40 स्टूडेंट्स, मान लो एक छोटा सा फिगर लेते हैं ताकि ज्यादा नंबर्स आ जाए, 40 स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन, 30 स्टूडेंट्स गॉट सेकेंड डिवीजन, 20 स्टूडेंट्स गॉट थर्ड डिवीजन, ठीक है। मान लो एक फिगर 10 स्टूडेंट्स गॉट फेल, और ये हमारा एक नंबर बन जाता है 40 + 30 + 20 + 10, ठीक है, आउट ऑफ 100 मार्क। अगर हम इस तरीके से एक डेटा बना दें, ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स ग्रुप में बनकर ये किसका हिस्सा होंगे? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था, अब वो बन गया क्या? स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा। आर यू पॉइंट? Yes, sir. That means वो सारा ग्रुप में रहना चाहिए, तभी वो उसका ग्रुप पार्ट में बनता होना है। चाहिए। न्यूमेरिकल देखो, मैंने यहाँ कहा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स क्या है कि 11th ई के बच्चे अच्छे हैं,
गुड इन स्टडीज, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हो गया। लेकिन ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट जब इस रूप में स्प्लिट हो गया कि 30 बच्चे फर्स्ट, 20 बच्चे ऐसे, 10 बच्चे ऐसे, 5 बच्चे ऐसे, इस फिगर में जब आ गया तब ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्या बन गया, हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो गया क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, तो वो बन गया क्या, स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा बन गया। एम राइट? यस सर। कोई बच्चा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई हो? ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था जिसको हमने क्वांटिटी में मेजर करके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बना दिया। नंबर के साथ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किया। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स expressed in numbers, numerical values, यस सर। एंड ग्रुप्स, तो वो क्या बन गया, वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा बन गया। बोलो बेटा, बोलिए बेटा। बोलो बेटा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? ओके। तो जिनको, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो जरा अपना अपना नाम बताएं, इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि आवाज तो बड़ी धीरे आ रही है। बोलो बेटा, बोलो बेटा। कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? साहिल गौतम क्लास में है? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और क्या नाम है, साफिया बेटा? साफिया क्लास में है? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, ओके। तो ये हमारा, ये एक प्लूरल सेंस में मैंने एक छोटी सी जगह, इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या होगा, बोलिए? इसका मतलब क्या होगा, इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। मतलब अगर हम इसके अंदर जो भी हम इसको मेजर कर रहे हैं, जो भी हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अगर इसकी व्याख्या सावधानी से नहीं किया गया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो डिसास्टर्स होगा। पॉइंट? जैसे अगर मान लो कि हम क्लासरूम में है, ठीक है, और हमको कुछ डेटा कलेक्शन करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे करते हैं कि 10 बच्चे, हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ई। अब 10 स्टूडेंट्स में हाँ, अगर हम 10 बच्चे को ले रहे हैं, 10 बच्चे को बड़े ही सावधानी से हमको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चूंकि छोटा डेटा है, हम इंडिविजुअली जाकर कर सकते हैं, इंडिविजुअली 10 बच्चों को हम काउंट कर लेंगे और वो उससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमको 10 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से निकालने हो, पूरा दिल्ली से 10 बच्चों को, बेस्ट बच्चे को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बोलो बेटा? हर बच्चे के पास जाएंगे, हर स्कूल में जाएंगे, और हर स्कूल में हर क्लास में जाएंगे, और हर क्लास में, तो कितने साल लग जाएंगे डेटा इकट्ठा करते करते? यस सर। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर, गेटिंग। तो हमको करना क्या है, तो हम उसके लिए अलग अलग सिस्टम निकालते हैं। कुछ अपना क्वेश्चनर बना दिया, ठीक है, क्वेश्चनर बना के सर्कुलेट कर दिया हर स्कूलों में। उसमें बेस्ट हमको 10 बच्चे निकालना है या बेस्ट 3 बच्चे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका स्कूल में एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे सब्जेक्ट एग्जाम होते हैं, टीचर ने एग्जाम लिया, सारे बच्चों के पेपर्स इवेल्युएट किया जाते हैं। टॉपर सीबीएसई टॉपर दिस, सीबीएसई टॉपर दैट, सीबीएसई टॉपर निकिता, सीबीएसई टॉपर दिस, वरुण सीबीएसई टॉपर दैट, ठीक है, अनुष्का श्रेया, जो भी पॉइंट। तो हम एक स्टैंडर्ड, मतलब एक तरीका निकालते हैं जिससे हम एक्यूरेसी की तरफ पहुंच पाए। पॉइंट। तो स्टैटिस्टिक्स में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक निश्चित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से
इसको हम किया कर, इस काम को करें, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब ये इसका जो कलेक्शन का जो तरीका है वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये पहली वाली बात समझ में आई, इनोमिनेटेड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, वो बात समझ में आई सबको? कि जब Yes, हमारे sir. यूनिवर्स डेटा पॉपुलेशन बड़ा होता है उसके अनुसार हम उसको एक्यूरेसी उसी के अनुसार हम अडॉप्ट करेंगे, उसी के अनुसार हम उसके मेथड्स को लेंगे। ठीक है, बोलो बेटा। जैसे दूसरा हमारा पॉइंट आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करें, उसका एक ऑर्डर होगा, उसका एक पैटर्न होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये अनरिलायबल नहीं होना चाहिए, ये अनरिलायबल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपसे कहा गया कि 10 बच्चे को आप कलेक्ट करो, अब 10 बच्चे को आप उठा के किसी को लेते आओ, हाँ सर इनको ले लीजिए, दे आर वेरी गुड इन पोस्टर मेकिंग, दे आर वेरी गुड इन राइटिंग वर्क, हाँ क्योंकि आपको अपना काम किसी तरह निपटाना था। ऐसा होता है कभी कभी ना, काम करने के 2 पैटर्न होते हैं। टीचर ने कहा होमवर्क देने की सबमिशन करने के लिए जल्दी जल्दी वही कहते ना, हम लोग क्या कहा था चिचड़ी ठीक है, मतलब बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग। हाँ, तो आपने किसी भी तरह काम को पूरा किया, देख कहीं रहे हैं, सुन कहीं रहे हैं, म्यूजिक लगाए हुए हैं, हाँ पेरेंट्स की बात भी सुन रहे हैं, इनवाइट भी हैं, सो भी रहे हैं, लेट भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आर्गुमेंट, तो ये कोई मैनर नहीं, इट मस्ट बी अ वेरी सिस्टमेटिक, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, और ये जो मैनर ऐसा होगा कि वो एक्यूरेट तो होना ही चाहिए, और वो एक्यूरेसी और वो मैनर इस बात पर उसकी सफलता डिपेंड करती है कि प्री डिटरमाइंड पर्पस को वो सॉल्व करे, कि जो पर्पस पहले से ही डिटरमाइंड है कि हम किस पर्पस से काम को कर रहे हैं। और जब तक आपका जो स्टैटिस्टिकल जो डेटा है उसको आपने स्पेसिफिक पर्पस को डिफाइन नहीं किया हुआ है, तब तक वो आपके किसी काम लायक नहीं होगा, ये यूजलेस होगा। और गेटिंग पॉइंट? जैसे मान Yes, sir. को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी वांट टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक स्टैटिस्टिक्स हम लेना चाहते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डिसाइड, वी मस्ट डिसाइड कि हमको रीजन डिसाइड करना पड़ेगा, कम्युनिटीज डिसाइड करना पड़ेगा, एंड पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम किस पीरियड का लेना चाहते हैं डेटा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम तुलना करते हैं ना बेटा, कि इस साल का प्रोडक्शन उस साल के प्रोडक्शन से कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये करते हैं ना। हम 20.1 के ग्रोथ रेट पर क्यों चीयर अप हो रहे हैं? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं कि पिछले अभी कोरोना की वजह से हम निगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए। आर्गेटिव पॉइंट, निगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए। Yes, sir. अब हम चीयर अप हो रहे थे, ओहो हमारी इकोनॉमी टकाटक हो गई, वेरी गुड हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक गोल रखा हुआ है कि इकोनॉमी के रेट ऑफ ग्रोथ को क्या होना चाहिए। तो इसलिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जगह अगर आप ले रहे हो तो आपको पहले ही रीजन डिसाइड करना पड़ेगा, कमोडिटी डिसाइड करना पड़ेगी कि किस कमोडिटीज के आप रेट ऑफ ग्रोथ को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. और इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करना पड़ेगा। रीजन के साथ रिलेट करो, पंजाब का पर कैपिटा इनकम बिहार के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, एक रिलेशन हो गया। ठीक है, Yes, sir. अग्रीमेंट, अमेरिका में टीचर भारत के टीचर से 25 से 26 गुना 30 गुना ज्यादा सैलरी पाता है। अग्रीमेंट, एक रिलेशन हो गया ना। Yes, sir. तो प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। अब ये जितने कंपोनेंट हैं हॉरेस सेक्रेटिस महोदय के अनुसार, हॉरेस सेक्रेटिस महोदय के अनुसार ये उनके डिफिनीशन का पार्ट है। इतनी सारी चीजें वो एक डेफिनेशन में कवर करते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो प्लूरल सेंस में ये स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन हुआ। टाइम का ध्यान रखते रहना बेटा।
टाइम शायद हो गया ना, हो गया सर। टाइम हो Yes, गया sir. ना, और मेरी बात समझ में आई ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ लो और इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। इसको एक बार पढ़ लो, इसको एक बार जो मैंने बोला उसको जल्दी से पढ़ लो। Yes. पढ़ो बेटा, पढ़िए बेटा। In plural sense, statistics refers to information in terms of numbers or numerical data. Characteristics of statistics in the plural sense are: it is an aggregate facts, it is an numerically expressed, a reasonable degree of accuracy must be kept while collecting data. Statistical data is not affected by one factor but many factors. Statistical data must be collected in a systematic manner with a proper plan before starting the data collection process. ओके, ठीक है। So with this, I wind up this class and have a nice day. ठीक है, Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोगों का जैसे ही प्रोसेस होगा बेटा, स्टार्ट होगा, मैं आप ही लोगों के में लगा हूँ, जो नए एडमिशन वाले बच्चे हैं हमारे, तो Yes, sir. जैसे ही होगा मैं आपको जरूर सूचना करूंगा और तुरंत आप फी पेमेंट